हाँ जी प्यारे बच्चों, आज नया चैप्टर आपका शुरू हो रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पढ़ोगे तो आपको बहुत मजा आएगा। चैप्टर का नाम है मोशन इन ए प्लेन। ठीक है बच्चों, और इसका पहला लेक्चर है। थोड़ा सा बेटे इसमें वेक्टर यूज होगा। इस चैप्टर में वेक्टर का इस्तेमाल होगा, तो मैं थोड़ा सा रिवाइज कर दे रहा हूँ वेक्टर को, ताकि आपको फिर चैप्टर में कोई दिक्कत ना हो। तो जरा देखो ध्यान से, बहुत आसान है लेकिन एक बार समझो। हाँ भाई, ये बताओ यूनिट वेक्टर याद आ रहा है क्या होता था? यूनिट वेक्टर ध्यान करो क्या होता था। A vector divided by its magnitude is called a unit vector. A vector divided by its magnitude is called a unit vector. कैसे लिखते थे यूनिट वेक्टर को, जरा ध्यान करके बताओ बेटा। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, ए कैप। तो ए कैप का फॉर्मूला क्या होता था? ए वेक्टर अपॉन मॉडुलस ए। याद आ गया होगा, है ना। हर यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, कोई भी यूनिट वेक्टर हो उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है। और 3 यूनिट वेक्टर बड़े काम के होते हैं। एक होता है आई कैप, इसे कहते हैं यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। याद आ गया होगा, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। एक होता है जे कैप, इसे कहते हैं यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। और इसी तरह से होता है के कैप, इसे कहते हैं यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। ठीक है, एक्स वाई और जेड एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर होती हैं, ये भी आप लोग को पता है, तो कोई खास बात नहीं है, सारा ही क्लियर हो गया होगा। तो ये बात है। आई कैप का भी मैग्नीट्यूड देखें तो 1 ही होगा, जे कैप का भी मैग्नीट्यूड 1 है, या कोई भी यूनिट वेक्टर क्यों ना हो उसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है, राइट। अब किसी वेक्टर को लिखते कैसे हैं? तो देखो बेटा, किसी वेक्टर को अगर हमें 3D में लिखना है ना, तो 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, है ना। 3D में कैसे लिखते हैं? तो 3D माने 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। ये सारा तुम्हें पढ़ा चुके हैं हम, एक बार खाली यहाँ पर वापस बता रहे हैं, क्योंकि इस चैप्टर में यूज होना है, इसलिए रिवीजन में ये बता रहे हैं। ठीक है अब बताओ भाई, जैसे ए वेक्टर कोई लिखना है तो हर वेक्टर में 3 कंपोनेंट होते हैं, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट। आपने लिखने सीखा भी था। तो इसको कैसे लिखेंगे? ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर और प्लस ए जेड वेक्टर। किसी भी वेक्टर को 3 कंपोनेंट के रूप में लिखा जाता है। कुछ भाग उसका एक्स एक्सिस की तरफ होता है, कुछ भाग उसका वाई एक्सिस की तरफ होता है, और कुछ भाग उसका जेड एक्सिस की तरफ होता है। और अच्छा लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो। हर वेक्टर में भी 2 बातें होती हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड और एक्स एक्सिस की डायरेक्शन होती है आई कैप। डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर का यूज किया जाता है। एक्स एक्सिस की तरफ जो हम डायरेक्शन है उसको आई कैप यूनिट वेक्टर से प्रेजेंट करते हैं। अब यहां बताओ कैसे लिखोगे? मैग्नीट्यूड ए वाई और डायरेक्शन जे कैप, इसी तरह से ए जेड के कैप। हर वेक्टर को ऐसे लिखा जाता है। अब जैसे मैं कहूं एक वेक्टर है, उसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड हैं, तो उसको जरा लिख के दिखाओ। तो लिख लोगे? एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स हैं, तो कोई चिंता नहीं करनी है, एक्स वाई जेड है तो ऐसे लिख देंगे हम। आर वेक्टर मान लो उसका नाम है, तो क्या लिखेंगे? एक्स कोऑर्डिनेट एक्स ही है तो एक्स आई कैप, वाई कोऑर्डिनेट वाई है तो वाई जे कैप, जेड के कैप।
तो इसको हम आर वेक्टर से लिखते हैं। जनरली इसको पोजीशन वेक्टर भी कह देते हैं, इसका नाम होता है पोजीशन वेक्टर। अब कोई कहे इस वेक्टर की लंबाई बताइए, इसका मैग्नीट्यूड बताइए, ए वेक्टर का या आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड बता दीजिए सर, तो हम आसानी से बता सकते हैं। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, जिसे आप मॉडुलस ए कहेंगे या सिंपली ए कहेंगे, कैसे निकालते हैं सिखाया था। अंडर रूट, कभी भी मैग्नीट्यूड निकालना हो, अंडर रूट आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर और प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो लिखो आई का कोफिशिएंट ए एक्स है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। इस तरह से किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताया जाता है। कोई कहे सर इसका बताइए, आर वेक्टर का जरा मैग्नीट्यूड सर बता दीजिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बता देते हैं भाई। आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, जिसे आप सिंपली आर भी कह सकते हैं, वो होगा अंडर रूट आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इस तरह से आप वेक्टर्स की लंबाई भी बता सकते हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। रिवीजन ही है पूरा, है ना, ताकि चैप्टर को शुरू करने से पहले एक बार नींव मजबूत कर देना चाह रहा हूं। पेज पलट रहा हूं बेटा। एक मैंने तुम्हें सिखाया था, बोलो याद आ रहा है, रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। क्या बोला था बताओ, बोलो। टू रिजॉल्व अ वेक्टर इनटू रेक्टिलिनियर कंपोनेंट्स। तो देखो इस तरह से नाम लिख ले रहे हैं, रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। लिखते ही याद आ जाएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट था, बड़े अच्छे से समझाया भी था, अभी याद आ जाएगा। एक वेक्टर को दो कंपोनेंट्स में तोड़ना और वो कंपोनेंट्स आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो ऐसे वेक्टर को तोड़ने को ही कहते हैं रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन। क्यों कहते हैं, डायग्राम में और क्लियर करता हूं। जैसे मान लो बच्चों ये ए वेक्टर है, मैं इसको दो कंपोनेंट में तोड़ना चाहता हूं और दोनों कंपोनेंट आपस में परपेंडिकुलर रखना चाहता हूं। तो मैंने एक कंपोनेंट इसका इधर लिया है और एक कंपोनेंट इधर लिया है। मान लो इस एक्सिस का नाम मैं एक्स एक्सिस मान ले रहा हूं और इस एक्सिस का नाम वाई एक्सिस मान रहा हूं और इस एंगल का नाम थीटा मान रहा हूं। तो यहां से एक परपेंडिकुलर डालेंगे एक्स एक्सिस पर, तो एक ये वेक्टर बन जाएगा ओ से यहां तक। इसे ही हम कहते हैं ए एक्स वेक्टर। और एक परपेंडिकुलर डालेंगे वाई एक्सिस से, तो एक ये वेक्टर बन जाएगा यहां से यहां तक। इसे कहते हैं ए वाई वेक्टर। अब कोई कहे इन तीनों में क्या रिलेशन है, ए वेक्टर में, ए एक्स वेक्टर में और ए वाई वेक्टर में। तो तुम लोगों ने एक रूल पढ़ा हुआ है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। ये पहला वेक्टर है ए एक्स वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर है ए वाई वेक्टर। ये हमने पैरेललोग्राम पूरा किया जो रेक्टेंगल शेप का है, और ये रिजल्टेंट वेक्टर है, यही होता है रिजल्टेंट वेक्टर। तो याद करो क्या लिखोगे, रिजल्टेंट वेक्टर इक्वल्स टू दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर ए वाई वेक्टर। तो ए एक्स वेक्टर एंड ए वाई वेक्टर आर कॉल्ड द रेक्टिलिनियर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। तो ए एक्स वेक्टर और ए वाई वेक्टर को ही ए वेक्टर के रेक्टिलिनियर कंपोनेंट्स बोलते हैं, क्योंकि इनसे एक रेक्टेंगल बन रहा है। ये कंपोनेंट आपस में 90 डिग्री पर हैं और एक रेक्टेंगल बना रहे हैं, तो पैरेललोग्राम या रेक्टेंगल की शेप में है,
इसीलिए इसको रेक्टिलिनियर कंपोनेंट्स बोल रहे हैं। ठीक है, अब देखो बेटा, हर वेक्टर में भी क्या बातें होती हैं आपको पता है। हर वेक्टर में मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होती है। डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर लगाते हैं। अब सोचो यहाँ आई कैप क्यों लगाया बताओ। हाँ, क्योंकि AX जो है वो X एक्सिस के अलोंग है। अब यहां क्या लगाओगे बताओ जरा। AY वेक्टर मत लगाना, ये मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन ये आ गई J कैप। अब यहां J कैप क्यों लगाया, क्योंकि ये Y एक्सिस के अलोंग है। अगर इनके मैग्नीट्यूड में रिलेशन लिखना हो तो आपको मैंने फिर बताया था, मैग्नीट्यूड का रिलेशन होता है पाइथागोरस से लिख सकते हो। ये क्या है, हाइपोटेन्यूज, ये है बेस, ये है परपेंडिकुलर। तो आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर बराबर AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर। इसके अलावा भी एक बात बताई थी, उसको भी रिवाइज कर दे रहे हैं। जो थीटा से अटैच होता है वो कॉस कंपोनेंट होता है। तो AX की वैल्यू होगी A कॉस थीटा। और कोई पूछे AY की वैल्यू बताओ, तो देखो AY थीटा से जुड़ा हुआ नहीं है, तो ये होगा A साइन थीटा। याद रखो, वेक्टर से, जैसे A वेक्टर है तो जिससे थीटा अटैच होगा वहां कॉस लगेगा। तो AX से अटैच है थीटा, तो AX विल बी कॉस कंपोनेंट, A कॉस थीटा। इससे थीटा अटैच नहीं है, इट विल बी साइन कंपोनेंट, A साइन थीटा। कोई मुश्किल नहीं है, याद रखना है। वैसे तुम निकाल भी सकते हो, चाहो तो कॉस थीटा निकाल लो अगर तुम्हें दिक्कत लग रही है तो। कॉस थीटा क्या होता है बताओ, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस हो जाएगा AX, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा A। वेक्टर मत लगाना, लंबाइयों की बात कर रहा हूं। तो AX अपॉन A, तो AX की वैल्यू आ जाएगी A कॉस थीटा। समझ आ जाना चाहिए। इसी तरह से कोई बच्चा साइन थीटा निकालना चाहे तो देखो यहां निकाल के दिखा देता हूं, यहां जगह है मेरे पास। साइन थीटा कितना हो जाएगा बताओ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर ये वाली साइड है, इसकी लंबाई AY के बराबर है, तो ये AY हो जाएगी लंबाई AY अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज A है, तो AY हो जाएगा, सोच लो, A साइन थीटा, A साइन थीटा। इसीलिए हमेशा याद रखो कि वेक्टर जो थीटा से अटैच वाली साइड होती है, थीटा से अटैच वाली साइड, द साइड अटैच्ड विथ थीटा, अटैच्ड विथ थीटा, वो कौन सा कंपोनेंट होती है, कॉस कंपोनेंट, कॉस कंपोनेंट। और जो साइड थीटा से अटैच नहीं होती है, द साइड विच इज नॉट अटैच्ड विथ थीटा, नॉट अटैच्ड विद थीटा, दैट विल बी द साइन कंपोनेंट। एक बार और समझ लो, और बता देता हूं, एक और एग्जांपल से समझ लो। अब तुम लोग जरा बताना, है ना, अगर मेरी बात समझ गए हो तो आसानी से जवाब दे सकते हो। मान लो ये कोई वेक्टर है और इसका नाम B वेक्टर है, मान लीजिए। ये मैंने इसको तोड़ने के लिए इसके दो कंपोनेंट करना चाहता हूं, तो एक लाइन इधर खींच दी, मान लो इसका नाम मैंने X एक्सिस मान लिया है, और एक लाइन इधर खींच दी, मान लो इसका नाम मैंने Y एक्सिस मान लिया है। लेकिन मैंने थीटा यहां ना बना के इधर बना दिया है, ये थीटा लिख दिया है। यहां से हम एक परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये हो जाएगा BX वेक्टर, और ये हो जाएगा आपका BY वेक्टर, ये BX वेक्टर। अब मैं आपसे जरा जानना चाहता हूं BX की लंबाई कितनी होगी ये बता दो, और BY की लंबाई कितनी होगी ये बता दो। तो क्या जवाब दे पाओगे? ऑफ कोर्स दे पाओगे। बताओ BX की लंबाई कितनी होगी। तो देखो ये थीटा से अटैच है, इधर थीटा से अटैचमेंट नहीं है,
तो ये y जो है बी वाई, ये होगा b लिखिए और cos थीटा लिख दीजिए। cos कंपोनेंट b तो लिखना ही लिखना है, साथ में cos थीटा। इसमें भी b लिखिए, लेकिन यहां थीटा अटैच नहीं है, तो यहां लिख दीजिए साइन कंपोनेंट, साइन थीटा लगा दीजिए। यानी b लिखिए, थीटा अटैच है तो cos लिख दीजिए, और थीटा अटैच नहीं है तो b लिख के साइन थीटा लिख दीजिए। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये भी क्लियर हो गया। थोड़ा सा और रिवीजन वर्क है, पहला वीडियो रिवीजन का ही है, तो ध्यान से देखो। देखो बच्चों, मैंने तुम्हें मोशन भी पढ़ाए थे, कितने टाइप के होते हैं, कुछ याद आ रहा है? मोशन को मैंने आपको 3 कैटेगरी में बांटा था, शायद किसी को नाम याद आ जाए। बताओ कौन कौन से नाम थे बच्चों? पहला नाम था यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। दूसरा नाम था यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, याद आ गया होगा। और तीसरा नाम था नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इस तरह से नाम थे। यूनिफॉर्म मोशन वो होता था जिधर वेलोसिटी कांस्टेंट रहती थी, वेलोसिटी कांस्टेंट, और एक्सीलरेशन होता था जीरो। इस मोशन में एक्सीलरेशन जीरो होता है, और इसकी एक ही इक्वेशन होती है जिससे इसको गवर्न करते हैं, वो होती है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू स्पीड या वेलोसिटी इनटू टाइम। अगर ये एक ही वन डायमेंशनल है, एक ही दिशा में हो रहा है, वन डायमेंशनल है ना, तो आप ये भी लिख सकते हैं डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। एक ही बात है, वहां कोई अंतर नहीं होता है। ये सारी बात मैंने समझाई थी आपको। यूनिफॉर्म मोशन याद आ गया होगा। तो यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, एक्सीलरेशन नहीं होता है, और डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। और अगर वन डायमेंशनल मोशन है, एक ही दिशा में हम डिस्कस कर रहे हैं, चाहे एक्स एक्सिस की तरफ या वाई एक्सिस की तरफ या जेड एक्सिस की तरफ, तो हम डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम भी लिख सकते हैं वहां पर। क्लियर हो गया है। और इसमें फोर्स कितना लगेगा? जीरो, क्योंकि फोर्स से ही एक्सीलरेशन डेवलप होता है। तो ये भी याद रखो, F बराबर ma होता है, तो a जीरो है तो लगने वाला फोर्स भी जीरो होगा। अब बात करते हैं इस मोशन की, कौन से वाले की बात कर रहा हूं? यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। इसमें क्या होता है बताया था मैंने, एक्सीलरेशन कांस्टेंट होता है, एक्सीलरेशन कांस्टेंट होता है, वेलोसिटी में चेंज होता है लेकिन एक जैसा, यानी कि बराबर बराबर वेलोसिटी बढ़ती है या बराबर बराबर वेलोसिटी घटती है, दोनों ही बातें हो सकती हैं, लेकिन एक समान रूप से, है ना। तो ये होता है वेलोसिटी के मामले में। और इसमें कई सारी इक्वेशन होती हैं। v बराबर u प्लस ए टी, याद आ गया होगा। s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, और nth सेकेंड में चली गई डिस्टेंस होती है u प्लस हाफ a 2n माइनस 1। इसका मैंने एग्जाम्पल भी बताया था, मोशन अंडर ग्रेविटी इज द एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। तो एग्जाम्पल भी दिया था मोशन अंडर ग्रेविटी। ये इसका एग्जाम्पल था। इसमें भी दो बातें बताई थी, देखो तुम्हें याद आ जाएगा। एक में बॉडी को हम कहां फेंक रहे हैं? बोलो भाई, नीचे की तरफ, यानी ऊपर से
बॉडी को नीचे की तरफ फेंक रहे हैं। तो इक्वेशन मैंने बताई थी, क्या क्या चेंज होता है बताओ। हाँ, ए की जगह तो जी आ जाता है, बताया था। एस की जगह एच आ जाता है, सारी बातें बताई थी ये। तो बताओ क्या इक्वेशन हो जाती हैं नीचे आते समय बॉडी के। इक्वेशन हो जाती हैं v बराबर u प्लस ए की जगह g हो जाएगा तो u प्लस जी टी, h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, अगर ऊपर से नीचे आ रहे हैं तब है ये सारी इक्वेशन। और v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh। और अगर ये लिखना चाहो तो लिख सकते हो हाइट ट्रेवल्ड इन एन सेकेंड u प्लस हाफ g 2n माइनस 1। ये इक्वेशन है ऊपर से नीचे आते समय। अब कोई बच्चा कहे सर उल्टा बताइए, हम बॉल को अगर नीचे से ऊपर फेंके तो नीचे से कहाँ फेंक रहे हैं आप, ऊपर की तरफ। नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे फेंक रहे हैं, राइट। तो ए की जगह फिर आता है माइनस जी। क्या आता है ए की जगह, माइनस जी। तो इन सब इक्वेशन में यहां माइनस का निशान अपीयर हो जाता है ऊपर फेंकते समय। तो बताओ क्या इक्वेशन हो जाती है, v बराबर u माइनस जी टी। और बता लो भाई h बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। याद आ रहा होगा। तीसरा बताओ v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gh। और चौथी हो जाएगी एच एन बराबर u माइनस हाफ जी और 2n माइनस 1, 2n माइनस 1। इस तरह से इक्वेशन हो जाती है। याद आ गया सारी बात, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक बात और बताओ, हाईएस्ट पॉइंट पर क्या होता है। एट हाईएस्ट पॉइंट जब बॉडी सबसे ज्यादा ऊंचाई पर पहुंच जाती है तो और ऊपर क्यों नहीं जा पाती है, क्योंकि उसकी वेलोसिटी वहां पर 0 हो जाती है। तो हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी 0 हो जाती है। ये बातें भी आपको पता हैं। हाँ भाई, सारी पता है, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। तो ये इसको मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूं क्योंकि इस चैप्टर में इसका यूज नहीं आएगा, तो इसको मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूं, नॉट डिस्कस्ड। ये कर चुका हूं वैसे मैं डिस्कस, लेकिन यहां पर वापस डिस्कस नहीं कर रहा हूं। कारण यह है कि ये जो चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूं मोशन इन अ प्लेन, उसमें इसका कोई लेना देना नहीं है। एक छोटी सी चीज और डिस्कस कर दें तो पूरा रिवीजन हो जाएगा। देखो बेटे, एक चीज मैंने पढ़ाई थी तुम्हें, या नहीं पढ़ाई है तो समझ लो, है ना। वैसे तो पढ़ाई है मैंने, अलजेब्रा में पढ़ाई थी। देखो बेटे, अगर पैराबोला, क्या वर्ड है, पैराबोला, है ना। पैराबोला की शेप कैसी होती है, देखो ये शेप है। जैसे अगर पैराबोला इस तरह से है या इस तरह से भी हो सकता है, ये शेप है पैराबोला की। दो पैराबोला बन गए हैं ये। या देखो और एग्जांपल दूं मैं, इस तरह से भी हो सकता है, इस तरह से भी हो सकता है। और एग्जांपल देता हूं, जैसे किसी बॉल वगैरह को तुमने क्रिकेट खेलते समय फेंका होगा, तुम फील्डर हो और तुमने बॉल को फेंका, है ना, किसकी तरफ, विकेट कीपर की तरफ। या जैवलिन फेंको, या हम बंदूक से गोली चलाएं, या किसी तोप से गोला चलाएं, तो कुछ इस तरह से होता है। देखो मैं थोड़ा बना के दिखाता हूं। बॉल इस तरह से जाती है ऊंचाई पर और फिर ऐसे करके जमीन पर लौट आती है। तो ये वाली शेप भी पैराबोला है। ये सारी शेप पैराबोला कहलाती हैं। इन सब में जैसे इसकी इक्वेशन में बताऊं, इस वाले की होगी वाई स्क्वायर बराबर 4ax, और इस वाले की इक्वेशन होगी वाई स्क्वायर बराबर -4ax, इस वाले की।
इस वाले की होगी एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, और इस वाले की होगी एक्स स्क्वायर बराबर -4ay, और ऐसी शेप हो तो उसकी इक्वेशन होती है y बराबर, ध्यान से देखना, ax - bx स्क्वायर। ये सारी इक्वेशन क्वाड्रेटिक हैं। क्वाड्रेटिक का मतलब क्या है, देखो y पर अगर 2 पावर हैं तो x पर 1 पावर होगी, है ना, y पर 2 पावर हैं तो x पर 1 पावर है, या उल्टा भी हो सकता है, x पर 2 पावर हो तो y पर 1 पावर होगी, x पर 2 पावर है तो y पर 1 पावर होगी, x पर बड़ी से बड़ी पावर 2 है तो y की पावर 1 है। यानी एक तरफ 1 पावर हो और एक तरफ 2 पावर हो तो हमेशा पैराबोला बनता है। याद रखो, ये सारी इक्वेशन पैराबोला की हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी इक्वेशन है बताओ। y स्क्वायर बराबर 4ax, ये पैराबोला, y स्क्वायर बराबर -4ax, इस तरह की शेप, दिस शेप इज कॉल्ड पैराबोला। खास बात, y पर पावर 2 है तो x की पावर 1 है। ठीक है, तो y स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू x है। यहां पर देखो, ये पैराबोला एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, नीचे की तरफ होगा तो एक्स स्क्वायर बराबर -4ay, तो यहां x की पावर 2 है तो y की पावर 1 है। यहां पर भी देखो y की पावर 1 है, x की पावर 2 है, बड़ी से बड़ी पावर देखनी है, x की बड़ी से बड़ी पावर 2, y की बड़ी से बड़ी पावर 1। तो ये सारी ही पैराबोला की इक्वेशन कहलाती हैं। पैराबोला कहाँ बनता है, मैंने तुम्हें बताया ही है। मान लो कहाँ कहाँ, जैसे कोई बच्चा यहाँ से, ये विकेट कीपर है, इसको बॉल ग्राउंड में ये बॉल फेंके और विकेट कीपर कैच कर रहा है ना, कोई प्लेयर हिट मार रहा है 6 जैसा, तो इस तरह की शेप, है ना, क्लियर है। आप जैवलिन फेंक रहे हैं तो जैवलिन थ्रोवर ने जैवलिन को थ्रो किया, इस तरह से जैवलिन नीचे आया। कोई डिस्क फेंक रहा है तो डिस्कस थ्रो, इस तरह की, है ना। आपने किसी तोप से गोला दागा तो तोप से गोला ऐसे निकल के जमीन पर आएगा। बंदूक से गोली दागी तो बंदूक से गोली की भी शेप ऐसी ही जाती है। तो इस तरह के सारे मोशन जो होते हैं उसमें जो शेप बनती है, इस शेप को, रास्ते की शेप को ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। हम क्या कहते हैं, ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री माने शेप ऑफ पाथ। तो ये शेप ऑफ पाथ जो होती है ये पैराबोला होती है। कौन सी होती है, पैराबोला। पैराबोला की सबसे आसान पहचान क्या है, अगर x और y में इक्वेशन है तो या तो x में 2 पावर होंगी तो y में 1 पावर होगी, बड़ी से बड़ी, या फिर उल्टा भी हो सकता है, y में 2 पावर हो और x में 1 पावर हो, या और सरल शब्दों में कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी पैराबोला को रिप्रेजेंट कर सकती है। थैंक यू बच्चों, ये सारा रिवाइज अच्छे से कर लेना, तब आगे की बात आपसे करेंगे। थैंक यू बेटे।